टाइप ऑफ मार्केट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग रेगुलेशन। इसमें इस टॉपिक में आरबीआई का बैंकिंग से क्या रोल है, क्या क्या काम आरबीआई करता है, तो बहुत बेसिक चीजें सब पता है। लेकिन बात जब आती है वर्ड टू वर्ड पढ़ने की, कि कोई चीज हमारी छूट ना जाए, तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें जो लास्ट टाइम 1 2 1 2 3 4 मार्क्स से कम रह गए, उसको कैसे हम लोग इस बार कंप्लीट करें, तो इसके लिए ये क्लास हमारी कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, और जेआईबी बहुत से स्टूडेंट कैजुअल लेते हैं, अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उसके हाफ भी आज क्लास में नहीं है, जबकि 2 3 लोग पुराने भी हैं उसमें। तो अब ये इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अगर ये मैनुअल क्लास होती तो इसका कुछ और सीन होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक क्लास है, वर्चुअल क्लास चल रही है, तो इसमें जो है आप अपने एंड पे हैं, आप पे बहुत बड़ा कंट्रोल हमारा नहीं लग पाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस रेगुलर अटेंड किए, 1 सवा घंटा क्लास के लिए निकालने का हैबिट बना लीजिए। ठीक है, चलो। तो टॉपिक है बैंकिंग रेगुलेशन। मैंने बताया कि इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई करता है। तो जब आरबीआई करता है तो आरबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन, कौन डायरेक्टर है, कौन कैसा है, आरबीआई में कौन कौन से डेजिग्नेशन होते हैं, क्या क्या चीज होती है, आरबीआई को क्या क्या पावर्स है, आरबीआई के रोल एंड फंक्शन क्या है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिक चीजें आपको पता है, लेकिन वर्ड टू वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बातें नई निकल के जरूर आती हैं जो आपको अभी तक मालूम नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो येलो कलर से लिखा हुआ है, येलो या ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, वो बेसिकली वो पार्ट है जो आपके बुक में पहले नहीं था और अब वो ऐड हो चुका है। तो हम लोग आपका जो 5th एडिशन की बुक से कंसीडर कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको पहले आपके बुक में नहीं थी वो यहाँ क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये चीज और ऐड हो जानी है। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें बोलते हैं, even in United Kingdom where banking has not been defined under any statute book, the banking system is regulated by Bank of England। तो यानी कि ऐसे कंट्री जहां पे कोई ऐसा बैंकिंग का एक्ट नहीं आया है, स्टैट्यूट नहीं है। इंडिया में तो एक्ट आया है, आरबीआई एक्ट। ठीक है, आरबीआई एक्ट में आरबीआई को फॉर्म किया गया है। इंग्लैंड में कोई एक्ट नहीं है, लेकिन वहां पर भी रेगुलेटिंग बॉडी है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, उसको दे रखा है सेंट्रल बैंक की तरह काम करने है। एंड थ्रू इट्स डिवीजन प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी, तो वहां पर उन्होंने एक जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी की एक डिवीजन बना दी है, जो आपके इन फंक्शंस को सारा चेक करती है कि कैसे ये बैंक चलने चाहिए, उनके पूरा रेगुलेशन उसके पास रहता है। मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, किन्हीं के हॉर्न्स की आवाज आ रही थी। अच्छा, और आरबीआई का एक्ट आपको सबको मालूम है 1934 है, लेकिन ये एक्ट बना, ये जो है एक्ट विद बॉडी है। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था एक्ट विद बॉडी, यानी इसमें एक अपना इसका एक स्ट्रक्चर भी है, ऑफिस भी है। और वो ऑफिस जो स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने फंक्शन करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर था तो इसलिए 1 अप्रैल से शुरू किया। ठीक, a reasonable regulation of the banking system is essential to check the imprudence of the players। तो जो भी प्लेयर्स है उनका इम्प्रूडेंस को चेक करना, मतलब इम्प्रूडेंस का मतलब होता है एज पर लॉ काम करना, इम्प्रूडेंस का मतलब जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विच कैन इरोड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम में जो भी पब्लिक अटैच्ड है उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए ये सब रेगुलेशंस लाए गए। द फाइनेंशियल सिस्टम डील्स विद पीपल्स मनी and it's necessary to generate, maintain and promote the confidence and the trust of the people in the banking system at all time, and with great care by preventing and curbing all possibilities of misuse and even imprudence by एनी प्लेयर। यानी वो लोग जो इसका मिसयूज कर रहे हैं उसको रोकना, और या कोई मिसयूज के अलावा मिसयूज तो नहीं कर रहा लेकिन प्रूडेंशियल काम नहीं कर रहा, यानी उनका कहना नहीं मानना, उन्होंने जो रूल्स बना रखे उनको फॉलो नहीं करा, उसको भी सबको चेक करना है। ठीक है,
दस द रेशनल बिहाइंड रेगुलर और रिहाइंड, अब ये जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से लेता है कि व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड द बैंकिंग रेगुलेशन फॉर्मेशन, बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए क्यों सिस्टम बनाया। तो उसने जो ये चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको समझना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। टू जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ पब्लिक इन द फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम। सेकेंड में बात करते हैं हम, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। कई बार ये सिंपल सी बातें जब वहां पे आती है तो हम लोग ये वन क्वेश्चन जो है गलत कराते हैं। तो जहां पर भी 3 या 4 ऑप्शन आपकी बुक में होते हैं, वो फ्यूचर में आपके पास एक क्वेश्चन की तरह प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बाय एडिक्वेटली एंड टाइमली डिस्क्लोजर्स बाय द इंस्टीट्यूशन एंड, अब ये जो डिस्क्लोजर हैं, इंस्टीट्यूशन जो डिस्क्लोज करता है, तो उससे पता लगता रहता है कि अभी फ्यूचर में कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली, ठीक है। टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट आर बोथ फेयर एंड एफिशिएंट, टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट्स आर बोथ फेयर एंड एफिशिएंट, टू एंश्योर दैट द पार्टिसिपेंट मेजर अप द रूल्स ऑफ द मार्केट प्लेस। तो ये 4 पॉइंट इनके इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फाइनेंशियल मार्केट को फेयर एंड एफिशिएंट काम करे, उसको इंश्योर करना, और जो भी पार्टिसिपेंट्स के मेजर्स हैं उनको, मार्केट प्लेस के जो रूल्स हैं उनको इंश्योर करना कि कौन कौन इसमें प्ले करेंगे और रूल्स क्या होंगे। इन इंडिया द रोल ऑफ बैंकिंग रेगुलेटर एज ऑल्सो ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, तो दो बताए इसने, एक तो सेबी और एक आरबीआई, इज मोर क्रूशियल इन अचीविंग द अफोर्डेबल ऑब्जेक्टिव अपोजिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्टेबल बैंकिंग फाइनेंस। तो बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम दोनों चीजें आ गई, बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम दोनों चीजें आ गई। आरबीआई हैज द एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्मूदन एंड एड the process of economic development of the country while banking system in tune with the national economy। तो जो नेशनल इकोनॉमी पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेशन को लाना और कंट्री के लिए काम करना, ये आरबीआई का एक बेसिक पर्पस है, ठीक है। द फॉरगोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंकिंग सिस्टम विद रेफरेंस टू द आरबीआई आर गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस यूनिट। द आरबीआई स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिव एंड, अब देखो दो बातें, आरबीआई स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन एंड टूल्स आर आल्सो एक्सप्लेन इन द यूनिट। तो एक तो स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिव है और एक उसका रेगुलेटरी फंक्शन है। स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिव का मतलब एक्ट एज पर एक्ट, उसका स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो विधान, यानी कि एक्ट के थ्रू या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने लोकसभा या विधानसभा में जो पास किया होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो, और दूसरा उसको रेगुलेट करने के फंक्शंस हैं जो, उन दोनों बातों की डिस्कशन इस यूनिट में करी गई है, ठीक है। अब आरबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन, तो आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हमने बता दिया था 1 अप्रैल को हुआ था इसका, ठीक है। और ये बेसिक थ्योरेटिकल बात इसका वो नहीं, बस हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आरबीआई है इसको 1948 में इज द स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन अंडर आरबीआई, तो इसको एक तरह से नेशनलाइज कर दिया गया, ये कह सकते हैं आप। स्टेट ओन्ड का मतलब जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट जिसकी मालिक हो। तो जब अंग्रेज लोग यहाँ पे थे 1935 में जब स्टार्ट हुआ तो ये सरकारी बैंक नहीं था, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1948 में, ठीक है। दिस एक्ट एम्पावर्स यूनियन गवर्नमेंट in consultation with the governor of RBI to issue such direction to RBI as considered necessary in public interest. The governor and 4, अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल बात आती है कुछ, तो एक गवर्नर हो गया प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर हो गए, ठीक है। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर के नेम वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। आर अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये अपॉइंट कर दिए 5%, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ आरबीआई वेस्ट्स इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब इसका अपना एक डायरेक्टर का बोर्ड है बैंक का, क्योंकि बैंक
बैंक जो है कंपनी की तरह भी काम करते हैं, तो कंपनी जो भी होती है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, दैट कंप्राइजेस द गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर एंड 12 डायरेक्टर, प्लस कौन हो गए, 12 इसके डायरेक्टर हो गए, नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड 4 अदर्स, 1 ईच लोकल बोर्ड। तो उसने बोला कि 12 डायरेक्टर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है, 12 डायरेक्टर एंड 4 अदर्स, 1 ईच फॉर लोकल बोर्ड। तो आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं और 4 जो है अलग से डायरेक्टर हैं। द आरबीआई इंटरनल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड कंसिडरेशन कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये तो नॉर्मल है कि कोई वो ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो अपने जो इंटरनल डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई कंटेन द प्रियम्बल, और प्रियम्बल में उसके ऑब्जेक्टिव लिखे हुए, वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट आरबीआई to regulate the issue of bank notes and keeping of reserves with a view of securing monetary stability in India and generally operate the currency and credit system in the country at once। तो इसमें क्या क्या चीजें बोली देखिए इसने, एक तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी की बात करी इसने, दूसरा करेंसी के इशुएंस की बात की, और क्रेडिट सिस्टम जो लोनिंग सिस्टम है उस पे कंट्रोल की बात करी। तो ये बेसिकली 3 इसके मेजर वो आ गए, और एक और है रिजर्व मेंटेन करना। तो क्या क्या चीजें हैं देखो, एक तो है नोट, दूसरा है रिजर्व, तीसरा है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है, और एक तरह से क्रेडिट का कंट्रोल। तो 4 बेसिकली इसके पर्पज हो गए, नोट्स को इश्यू करना, करेंसी मेंटेन करना, रिजर्व्स के बारे में रेगुलेशंस करना, मॉनेटरी सिस्टम को मेंटेन करना, और मॉनेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के पीछे है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना, क्रेडिट के पीछे है डेवलपमेंट का रोल है, नोट्स के पीछे है मनी सप्लाई को प्रॉपर करना, ठीक है, रिजर्व से मतलब है लिक्विडिटी को मेंटेन करना। तो ये पर्पज आरबीआई के एक तरह से जनरल जो है, ये प्रियम्बल में इसके बेसिक पर्पज, इसके ऑब्जेक्टिव, पर्पज भी ना करके ऑब्जेक्टिव थे इसके आरबीआई के, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई मे बी स्टेटेड एज बिलो ऑन द स्पेसिफिक टर्म्स। तो अब ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को स्मॉल में कन्वर्ट किया हुआ है। क्या है, सबसे पहला मॉनेटरी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो उसने बोला दैट द बिजनेस एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री कैन डिलीवर द वेलफेयर गेन्स ऑफ ए मिक्स इकोनॉमी। क्योंकि इंडिया में इकोनॉमी मिक्स है तो सरकार का भी काम है कि पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करना। सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंश्योर साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहे और जितने इंस्टीट्यूशन है उनकी कंडीशन जो है साउंड रहे, यानी अच्छी बनी रहे, ठीक है। दैट इकोनॉमी यूनिट्स कैन कंडक्ट देयर बिजनेस एंड विद कॉज, जिससे कि जितने अपनी एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी जो बिजनेस हाउसेस की है वो प्रॉपरली कंट्रोल कॉन्फिडेंस के साथ काम करती रहे। टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम। अब देखो ये जो पेमेंट सिस्टम से मतलब है आपका जो आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस, क्लियरिंग, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हमारे यहाँ पे ये सब है आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो इंश्योर द क्रेडिट एलोकेशन। अब क्रेडिट एलोकेशन की बात हमने ऊपर भी कर ली थी कि क्रेडिट इसने कंट्रोल करना है, कैसे करना, बाय द फाइनेंशियल सिस्टम ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। अब प्रायोरिटीज की बात आई तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात आ जाती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड सोशल कंसर्न। तो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो प्रायोरिटीज एंड सोशल कंसर्न में ही आ जाती है, ठीक है। टू रेगुलेट ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी, वॉल्यूम ऑफ मनी से मतलब सप्लाई ऑफ मनी, प्रोडक्शन ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू इंश्योर रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मनी और क्रेडिट इन द इकोनॉमी से प्राइस स्टेबिलिटी को बोलते हैं, और प्राइस स्टेबिलिटी इज नोन एज ऑल्सो इन्फ्लेशन रेगुलेशन। मैंने ऊपर भी बताया था
कि इन्फ्लेशन का जो रेगुलेशन है उसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। टू प्रोमोट द डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, हमने बात करी थी हमारे फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट हमारे 4 फाइनेंशियल मार्केट हैं, मनी मार्केट, डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। तो ये जो चारों फाइनेंशियल मार्केट हैं इनके उनको प्रमोट करना, इनको डेवलपमेंट करना एंड सिस्टम टू इनेबल इटसेल्फ टू ऑपरेट रेगुलेट एफिशिएंटली। ठीक है, अब बात आती है रोल एंड फंक्शन ऑफ। अभी तो ऑब्जेक्टिव की बात हो रही थी, अब है उसका रोल क्या है उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, जो और क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो जितने भी ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है उसको हम रोल या फंक्शन के नेम से जान रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज है? मॉनेटरी अथॉरिटी, आरबीआई को पावर है, मॉनेटरी अथॉरिटी दे रखी है कि आप किसी भी तरह अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करें। करेंसी को इश्यू करें। बैंकर एंड डेट मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये बैंक भी है और गवर्नमेंट के लिए डेट का मैनेजमेंट करता है। बैंकों का बैंक भी है, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है। फॉरेन मनी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का यानी कि फॉरेक्स का भी बिजनेस का कंट्रोल जो है आरबीआई को, उसका मैनेजर बना रखा पूरा। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, जिसको हमने आरटीजीएस, सीसीएस, क्लियरिंग वगैरह की बात की थी। एंड डेवलपमेंट, और उसके अलावा कि हम कैसे इस बैंकिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, ये इसमें बात करी गई है। ठीक, अब मॉनेटरी अथॉरिटी की बात करें अगर, तो मॉनेटरी अथॉरिटी में क्या बोलता है? एक तो पहली बात मॉनेटरी पॉलिसी है बैंक की, अपनी गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट की जो मंशा, गवर्नमेंट चाहती जैसा, उसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी को लाना। ठीक है, टू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट, तो कितना अवेलेबल रहना है, उसकी कॉस्ट क्या रहनी है, उसका यूज क्या करना है, इन सब चीजों, किसका? मनी और क्रेडिट का, यानी लोन्स का, मनी का कैसे करना है अपने। ठीक है, द गोल ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी इज टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन एंड, अब देखो यहां पे एक बार लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, यहां बढ़ा है लो एंड स्टेबल, स्टेबल भी रहना चाहिए, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट भी करना चाहिए। अगर अगर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको आंसर करना है कि क्या प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमी। आंसर करिए। आंसर करने को बोला मैंने, देखो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि वहां प्रॉब्लम हुई हमें समझने में कुछ। क्या कोरोना काल में आई? हम्म, देखो इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है, पहली बात अगर बात करें, इन्फ्लेशन इसलिए जरूरी है, अगर इन्फ्लेशन होगा तभी प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन क्यों होगा? प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो इन्फ्लेशन जो होता है प्रॉफिट मेकिंग को बढ़ाता है, लेकिन यहां बोला इसने लो, तो इन्फ्लेशन जो होना चाहिए लो एंड स्टेबल, लो भी होना चाहिए और हमेशा बना रहना चाहिए। अगर ये हमेशा बना रहेगा तभी प्रोडक्शन होगा, तभी इंडस्ट्री सरवाइव करेंगी और तभी हमारा एम्प्लॉयमेंट चलेगा। ठीक है, अगर ये जो इन्फ्लेशन है स्टेबल ना रहे या बिल्कुल ना रहे तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, इसलिए बोला उसने सच एज लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन एंड प्रॉम्प्टिंग ग्रोथ। ठीक है, और उसी से फिर ग्रोथ की बात करी। ठीक, अब स्पेसिफिक मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़े कि आरबीआई के ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां हम पढ़ रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव जो है, सबसे पहला है
प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन करना। और प्राइस की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी? इन्फ्लेशन कंट्रोल करके। जैसे हमने बोला ना, स्टेबल इन्फ्लेशन, तो अगर इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा तो प्राइस भी स्टेबल रहेंगे। एंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू सपोर्ट इकोनॉमी। अब क्या बोला इसने कि जो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर हैं उनको एडिक्वेट क्रेडिट का फ्लो करना ऑफ द इकोनॉमी टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। और थर्ड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। थर्ड क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करना। ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्टिव है, प्राइस स्टेबिलिटी, क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, फ्लो करना, और तीसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, in order to achieve these objectives, RBI framework is based on multiple indicator approach. This means the RBI monitors and analyzes the movement of number of indicator including। अब इंडिकेटर आरबीआई के पास कौन कौन से हैं? आरबीआई के पास अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर हैं? पहला है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई, क्रेडिट सप्लाई, एक्सचेंज रेट, ट्रेड, capital flows and fiscal position along with the trends in output based on policy perspective। तो ये सारे काम, ये जो सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखता रहता है आरबीआई, इनको वॉच करके अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करता है। ठीक है, आरबीआई यूजेज सेवरल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो, ये चीज पुरानी बुक में आपको नहीं दिखने को मिलेगी, ये नई बुक में इंट्रोड्यूस किया हुआ है एमपीसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। वो क्या चीज़ है, उन चीज़ों को देखते हैं। तो 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी was set up in terms of the amendment RBI Act. The MPC cell consists the governor of RBI and the deputy governor in charge in monetary policy, one officer of the RBI to be nominated by Central Board of RBI and 3 members। तो कितने लोग हो गए इसमें? देखिए, इसमें एक तो हो गया गवर्नर, एक हो गया डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इंचार्ज है, प्लस 1 ऑफिसर और प्लस 3, यानी ये कमेटी जो है 6 मेंबर्स की कमेटी है। ठीक है, द एमपीसी मीट एटलीस्ट 6 टाइम। अब देखो, पुराने बुक में लिखा था 4 टाइम, अब ये है 6 टाइम है इन अ ईयर, एटलीस्ट है ये भी। अगर अभी अचानक प्रॉब्लम आ जाए तो हो सकता है 2 बार और मिल जाए। ठीक, अभी कोई बता सकता है लास्ट टाइम ये कब मीट हुई थी इनकी? न्यूज़पेपर में था को? तो बाई मंथली हो गया है सर, बाई मंथली है सर जून में हुई थी, जून में हुई तो थी। हुआ था सर पिछले महीने, तो 2 महीने में पिछले हुआ एक महीने? बार, वो जून में। अभी जस्ट 10-15 दिन के आसपास हुआ थे। अभी पिछले महीने नहीं, इसी महीने। हाँ, 15 दिन के आसपास हुआ होगा। हाँ, इसी महीने। तो अब आप देखिए, अक्टूबर है। अब अगर हम बात करें तो अप्रैल में मिलती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च। तो ये 6 टाइम मीट होती है। तो अभी अक्टूबर में, अच्छा, ये डेट्स कभी कभी 2-4 दिन आगे पीछे हो जाती है। सर ये फर्स्ट में होती है लास्ट में? जैसे जनवरी फरवरी है तो फरवरी स्टार्टिंग जनवरी में होगी ना? नहीं, ये जो है स्टार्टिंग में होती है। जैसे मान लिया अक्टूबर में हुई तो अक्टूबर और नवंबर के लिए बात करते हैं वो। दिसंबर में होगी तो दिसंबर जनवरी के लिए बात करेंगे, फरवरी में होगी तो फरवरी और मार्च, अप्रैल में होगी तो अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरह होती है। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ के लिए हमारी क्या पॉलिसी रहेगी, नेक्स्ट 2 मंथ के लिए हमारी क्या पॉलिसी है उस पर वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? है कोई मुझे बताएगा कि कभी कभी ये लोग कोई मुझे बताएगा कि कभी कभी ये लोग
अपनी पॉलिसी की डेट्स को थोड़ा आगे पीछे करते हैं, किस रीजन से करते हैं, कोई बताएगा? फाइनेंशियल नीड के हिसाब से करते होंगे सर। नहीं, और कोई आंसर देगा? कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ डिस्टरबेंस या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड होते हैं बड़ी बड़ी कंट्री के, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पॉलिसी कभी कभी जो इनका जो मीटिंग है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। और खास कर से जो फेडरल रिजर्व यानी कि जो अमेरिका का जो गवर्नमेंट का जो काम देखता है, रेगुलेटर है बैंकिंग, उसके वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनाउंसमेंट होने वाला होता है, या उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका प्रेसिडेंट बदलने वाला है, बदल गया, उसकी कोई अनाउंसमेंट आने वाली है, तो वहां पे ये लोग अपनी पॉलिसी को थोड़ा होल्ड करते हैं और उनके अकॉर्डिंग अब उन्होंने क्या क्या नए डिसीजन लिए उनकी स्टडी करके करते हैं। इसीलिए इसकी कोई फिक्स डेट नहीं रहती है। ठीक है जी सर। अब अपने ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करे हुए हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। तो जैसे पहला है CRR। इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में बता दिया था कि ये जो CRR है RBI के सेक्शन 42(1) में डिफाइन है और इसका जो पर्पज है, हैविंग रिगार्ड टू द नीड ऑफ द सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे यानी कि कभी भी रिक्वायरमेंट हो फंडिंग की तो प्रॉब्लम ना हो। प्रेस्क्राइब CRR फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक विदाउट एनी फ्लोर सीलिंग रेट। फ्लोर सीलिंग का मतलब ये 1% भी कर सकते हैं, 0% भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो फ्लोर का कोई लेवल नहीं है इनका कि एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं, कितना भी हो सकता है। RBI और बैंक इसमें RBI कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बैंकों को नहीं करता है। ठीक है। पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ, अब पेनल्टी का भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था और इसका सिंपल सा रूल है, जो बैंक रेट चल रहा है, देखो यहां देखिए 3% पर एनम अबव बैंक रेट ऑन द शॉर्टफॉल, और ये जो होता है शॉर्टफॉल। ठीक है, शॉर्टफॉल जितना, अगर आपको 35 करोड़ करना था और आप 31 करोड़ कर पाए तो जो 4 करोड़ रुपीज है उस 4 करोड़ को आपके अगेंस्ट आपको पेनल्टी देनी होगी 3% प्लस सॉरी बैंक रेट प्लस 3%। ठीक है, और अगर आपने वो आज प्रॉब्लम आपको हुई तो आज तो आप देंगे बैंक रेट प्लस 3%, लेकिन कल भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट डे से जो रेट ऑफ पेनल्टी है वो 5 प्लस बैंक रेट हो जाता है। तो देखिएगा इसमें ये लिखा हुआ रेट ऑफ 5% एनम अबव बैंक रेट। ठीक है, और ये जो कैलकुलेट होता है लास्ट फोर्टनाइट, जो पिछला फोर्टनाइट गया हुआ है, लास्ट फोर्टनाइट में जो बैलेंस होता है उस पर निकाला जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ थोड़ा सा आपकी बुक में ये चेंज आया है। देखिए आपकी बुक में पुरानी जो इनके पास बुक होगी वो नहीं होगा, तो इसको देख लेते हैं क्या चीज कहते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेंटेनेंस ऑन एन एवरेज बेसिस ड्यूरिंग फोर्टनाइट पेनल्टी विल बी इनवाइसेस इन सबसेक्शन 3 ऑफ 42। अब क्या बात बोलिए, इफ द एवरेज डेली बैलेंस held at the bank by a scheduled bank during any fortnight is below the minimum prescribed, penalty is charged a rate of 3% above the bank rate, an amount which such balance falls short, तो शॉर्टेज पे ही दिया जाएगा। ठीक है, if during next succeeding day तो फिर वो 5% पे रहेगा that fortnight, and each subsequent fortnight during
which the default continues. If the default still persists, every director, manager or security of the scheduled bank who is knowingly and willfully a party of the default shall be punishable with fine. तो अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम चल रही है तो ये बात पहले नहीं थी, पहले सिर्फ पेनल्टी की बात की थी। तो अब क्या उन्होंने ऐड कर दिया कि अब जो डायरेक्टर है, मैनेजर है और सिक्योरिटी मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द शेड्यूल बैंक, इन सबको फिर पेनल्टी की बात भी इस बार ला दी, चाहे वो विलफुल हो चाहे नोइंगली हो। ठीक है, एज ए वन टाइम मेजर टू हेल्प द बैंक्स टाइड ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉज्ड बाय कोविड-19। अब देखो ये पैराग्राफ इसमें लिखा तो है लेकिन इसकी रेलिवेंसी खत्म हो गई, क्योंकि 26 मार्च से ये वन ईयर के लिए इन्होंने ये किया था, 28 मार्च से शुरू किया था, 28 मार्च 2020 से शुरू किया था। कोविड की वजह से जो CRR है उसको 100 बेसिस पॉइंट कम करके 3% कर दिया था, लेकिन ये फिर 26 मार्च 2021 से रिस्टोर हो गया। तो इसको ऐसा इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और करी थी उस समय, जो RBI डिसाइडेड टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम डेली बैलेंस, CRR बैलेंस, फ्रॉम 90% टू 80%। कोई मुझे बता सकता था कि ये 90% से रिड्यूस करके 80% क्यों किया गया मार्च 28, 2020 में? बताएं। कि बैंकों के पास सर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए या जो बैंक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उनको थोड़ा सा ढील दे दी, लूज करा, उनको लिबरल कर दिया कि ठीक है आपके पास CRR अगर आज की डेट में 90% नहीं है तो 80% जरूर कर लो। अच्छा, अब एक बात और बताइए कि ये जो 90% से ऊपर 10% है, इस पे क्या करेगा बैंक? 90% समझे? जो हमारा ये अभी आज की डेट में CRR 4% है, तो 4% का 90% यानी 3.6% से तो डाउन जाना ही नहीं है आपको किसी भी कंडीशन में जी। नॉर्मल तो 4 है, लेकिन अगर आप शॉर्टफॉल में भी हैं तो 3.6 से नीचे नहीं अलाउड है। जो आपको पेनल्टी देनी है वो 4 और 3.6 यानी 0.4% तक की पेनल्टी आपको एक्सेप्ट करी जाएगी। अगर आप इतना 90% भी मैनेज नहीं कर पा रहे CRR तो फिर गड़बड़ है। तो वहां पर कोविड की वजह से इस 90% वाले स्लैब को 80% तक कर दिया था और बाकी रेस्ट 20% के लिए आप पेनल्टी देके काम चला सकते थे। तो सर कोविड के समय तो ये 3.2 हो गया होगा? नहीं, 3 कर था, 3 था, मतलब 4 से 3 किया था एक साल के लिए। लेकिन 80% 4% के हिसाब से लगाएंगे तो 3.2 ही होगा ना? अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये 90 की जगह 80 होगा तो बिल्कुल 3.2 होगा। हाँ। नहीं, ऐसे बात नहीं है सर, बात ये है CRR तो हो गया था 3%, उसका जो 90%, 3% का 90% तक हम परमिस मतलब होने से चल जाएगा, जरूर रखना पड़ेगा। वही 3% का 90%। हाँ, तो अब वही हम करें ना कि 2 डेवलपमेंट हुए थे वहां पे। एक तो उन्होंने 4 से 3 करा, दूसरा जो कंपलसरी जो मिनिमम बैलेंस है उसको 90 से 80 कर दिया। 80 कर दिया था। तो अगर 3% का 80 करेंगे तो 2.4 हो जाएगा। आप समझे जो पहले 3.2 कह रहे थे उसका आंसर? हाँ, समझ गए सर। हाँ, मतलब वो कह रहे दोनों चीज रिड्यूस करी ना उन्होंने, वो तो दोनों रिड्यूस हो गए तो 2.4 हो गया। ठीक है, तो ये वन टाइम मेजर लिया गया था इन्होंने। ठीक है, अच्छा SLR की बात करते हैं। तो SLR, पहला क्वेश्चन कई बार आप लोग कंफ्यूज करते हैं, SLR कभी भी RBI एक्ट से नहीं है। SLR कौन से एक्ट से है? BR एक्ट से, BR एक्ट के सेक्शन 24 20%। हाँ, वो रिवर्स चलता है इसका ना। जी, ठीक है, CRR में 42 है और इधर जो है RBI एक्ट है। ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट और है, द वैल्यू ऑफ, हाँ एक पॉइंट और है, वैल्यू ऑफ
such assets of SCB shall not be less than a fixed percentage of its total demand and time liability in India। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो टोटल है ना, ये टोटल की जगह नेट है। देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा एनडीटीएल से ही है ये। नहीं, यहाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ इसने टोटल लिख दिया, जबकि जी। ये दोनों मेंटेन होते हैं, एनडीटीएल पर मेंटेन होते हैं, एनडीटीएल एनडीटीएल पर मेंटेन होते हैं। ठीक है, और कब मेंटेन होंगे? एज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट एट द रिजर्व बैंक में स्पेसिफिक टाइम। तो उसने बोला हुआ है लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट। तो दो आपकी वो फोर्टनाइट होती हैं, तो फोर्टनाइट का जो सेकंड या लास्ट फ्राइडे आता है, कई बार एक फोर्टनाइट में 3 फ्राइडे भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं बताओ 3 फ्राइडे? अगर आपका फर्स्ट डेट फ्राइडे को हो जाए जी, फिर सेकंड डेट कब होगा? 8 को, और थर्ड कितने का होगा? तो ये हमारा फोर्टनाइट में 3 फ्राइडे आ गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत चांसेस बन जाते हैं कि 3 फ्राइडे, तो इसीलिए उसने सेकंड फ्राइडे नहीं लिखा, उसने बोला लास्ट फ्राइडे। तो जो भी नियरेस्ट फ्राइडे होगा उस फ्राइडे के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉलोइंग आर द एसेट्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि वहां तो उन्होंने कैश मेंटेन करना है विद द आरबीआई, यहाँ पर एक बात थी सर, एक बात थी, जैसे आप सेकंड फोर्टनाइट बोले, ये तो 15 के आसपास नहीं आएगा ना, वो 31 के आसपास जो पहले वाला आएगा वो वाला आएगा ना। अच्छा सेकंड ठीक है, फोर्टनाइट। हाँ ठीक है ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था जी 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 कि जी, हाँ। जो तीन आ लास्ट सकते हैं। फ्राइडे होगा, अब हाँ वो ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मान लें कि 15 के बाद नेक्स्ट आएगा 22 को और फिर आएगा 29 को, तो ये सेकंड फोर्टनाइट है। तो सेकंड फोर्टनाइट का लास्ट फ्राइडे, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मंथ का लास्ट फ्राइडे। जी, अगर आप मंथ का लास्ट फ्राइडे भी बनेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर एसएलआर जो है 3 फॉर्म में करी जाती है। एक तो है कैश की फॉर्म में, दूसरा है गोल्ड की फॉर्म में, और तीसरा है, ये सी वाला पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड। अब स्पेसिफाइड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आरबीआई के अकॉर्डिंग लिस्टेड है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम एसएलआर में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, विच विल बी रेफर्ड एज स्टेटस लिक्विडिटी रेशियो। तो ये स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पेनल्टी इसकी बिल्कुल सेम है जैसी उसमें थी। तो अगर आप नॉर्मल पहला वाला फॉल्ट करते हैं तो 3% प्लस बैंक रेट है, और अगर कंटिन्यू रहता है तो उस कंडीशन में आपका 5% प्लस बैंक रेट है, और इसमें वो 80-90% वाला क्लॉज नहीं है जो सीआरआर में है। ठीक है, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। अब रीफाइनेंसिंग क्या होता है? रीफाइनेंसिंग तो आरबीआई ने एक फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग यानी क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा करना चाहती है और आपके पास फंड नहीं है, तो आप उसके फाइनेंस के अगेंस्ट में रीफाइनेंस ले सकते हैं, यानी पैसा आरबीआई से लेते हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड टू द बैंक, ये भी आरबीआई करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, वो तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है सीआरआर एसएलआर। ठीक है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट ले आया ये अपने पर्पज को पूरा करने के लिए। क्या है? पहला एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कंसिस्ट ऑफ डेली इन्फ्यूजन। सेक्टर स्पेसिफिक है, इसको थोड़ा सा बताइए ना, कौन कौन सा सेक्टर इसमें आएगा? रिफाइनेंस सेक्टर वाला स्पेसिफिक, हाँ बताते हैं। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर में आरबीआई ने कहा हुआ है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप की गवर्नमेंट स्कीम में आप फंडिंग कर रहे हैं और आपके पास फंड शॉर्ट हो रहे हैं, तो इन फंड को शॉर्ट कराने के लिए आरबीआई आपको अवेलेबिलिटी कराता है। सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब है जिसमें गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया हुआ जिन सेक्टर्स पे,
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंसिस्ट, अब देखो एलएएफ में एक बात ध्यान रखना कि एलएएफ जो फैसिलिटी है उसमें कई सारी फैसिलिटी आती हैं, जैसे अंडर एलएएफ रेपो रेट, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, ये सब एलएएफ में आता है। अंडर एलएएफ रेपो रेट बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई एट द रेपो रेट बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओवर एंड अबव द, अब यहाँ ध्यान रखना, अगर आपको एलएएफ में रेपो में फैसिलिटी लेना है तो एसएलआर आपको सपोज कीजिए 18% करना है अभी आज की डेट में, और आपने 24% किया हुआ है, तो जो 6% है उस 6% को आप प्लेज करके आरबीआई के पास प्लेज करके आप आरबीआई से मनी ले सकते हैं। एक तो रिफाइनेंस हुआ, जो रिफाइनेंस है वो तो डायरेक्ट फैसिलिटी है, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर और रीफाइनेंस, ये तीन फैसिलिटी डायरेक्ट फैसिलिटी हैं, यानी इससे आपको किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे इसमें आपको आरबीआई से जाकर लेना है रेपो में, ठीक है। These rates under LAF facility determine the corridor for, अब इसको ये भी बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कॉरिडोर फॉर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो उसके लिए बात आएगी तो LAF आएगा। इन टर्म्स दिस इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिगर मूवमेंट इन द रेट्स इन अदर सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड रियल इकोनॉमी, तो इसी से जो होगा ये मूवमेंट ट्रिगर होगा। मूवमेंट ट्रिगर होने का मतलब मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक दो स्टूडेंट ये बताओ, पिछले बार मनी मार्केट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको याद है कि आया था? यस सर, सीआरआर का रेट पूछा था सर, क्या चल रहा है? इतना सिंपल क्वेश्चन आया था? हाँ आया था सर, और कंफ्यूजन ये हो गया कि लास्ट नाइट में अपन डिस्कस कर रहे थे 3 और 4 के बीच में, तो वो क्लियर ही नहीं हो पाया था कि 3 है कि, मैंने तो 3 लगा के आई थी सर। हाँ, उसमें अभी आज क्लियर हुई ये बात? यस सर, आज क्लियर हुई कि क्यों 3 है या 4 है? सीआरआर सर, वो उन्होंने डेट पूछी थी स्पेसिफिक सर, जून, कौन सी डेट थी? दिसंबर लास्ट में, दिसंबर 31 दिसंबर लास्ट तक का ऐसा पूछा था क्लियर क्वेश्चन में। 31 दिसंबर 2020। यस सर, ऐसा क्लियर लिखा था डेट भी। हाँ, तो डेट लिखा था, तो सामने जो पैराग्राफ इस समय दिख रहा है ना आपको? जी सर, ये पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि 26 मार्च 2021 तक सीआरआर 3 है, ये 3 लगाया था। हाँ, तो 21, और इसके लिए जब ये सीआरआर का चेंज आया था ना, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था चैनल पे कि सीआरआर में अभी क्या चेंजेस आए हैं। उसमें लिखा था कि कोविड की वजह से कौन कौन से चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं करके। तो जो छोटे छोटे वीडियोज होते हैं वो भी कभी इंफॉर्मेटिव रहते हैं, उनसे भी क्वेश्चन ना, जिस समय सर्कुलर आया था उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था इसका, तो इसको बोलते हैं हम रीसेंट डेवलपमेंट। जो क्वेश्चन आता है इसका कि रीसेंट डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन भी था इससे रिलेटेड? चलो, अब अगला पॉइंट आता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, इसको समझ लेना आप लोग, क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन से मतलब है कि एक तो आपको आरबीआई का विंडो मिला हुआ है कि भाई आप आरबीआई के पास जाएं और आरबीआई से फैसिलिटी दें। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ने आपको फ्री किया हुआ है कि आपको जहां से भी पैसा मिल पाता है उठा लीजिए। Outright sales purchases of government security in addition to the LAF as a tool to determine the level of liquidity over the medium term, since itna RBI has using this instrument as a pure LAF liquidity instrument। तो उसने बोला कि RBI has been using, जो RBI तो 2012 वगैरह से तो ये LAF यूज कर रहा है,
लिक्विडिटी, उसके अलावा भी आरबीआई ने फ्री किया हुआ, आप कहीं से भी लिक्विडिटी मेंटेन करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमारे पास रेपो, एमएसएफ और बैंक रेट, ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं आरबीआई से पैसा लेने के, ठीक है। जिसमें ये दो जो कैटेगराइज होते हैं वो एक तरह से एलएएफ में कैटेगराइज होते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। एमएसएफ में क्या होता है कि रेपो तो आपने यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पैसा और चाहिए, मार्जिनल पैसा, थोड़ा सा का मतलब थोड़ा सा और चाहिए, तो उसी का नाम उन्होंने एक और फैसिलिटी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि जो आपके पास एनडीटीएल है उस एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज, अब इसमें लिखा हुआ देखो, एक तो लिखा हुआ ओवरनाइट यानी फॉर 1 डे, एक दिन के लिए मिलता है एमएसएफ, और रेपो मिलता है 14 डेज तक। रेपो जो मिलता है वो 14 डेज तक मिलता है, लेकिन एमएसएफ सिर्फ एक दिन के लिए मिलता है, ठीक है। कितना मिलेगा, एट देयर डिस्क्रिप्शन अप टू 2%, 2% तक मिल जाएगा ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एनडीटीएल एट 100 बेसिस पॉइंट अबव रेपो रेट। तो जो भी रेपो रेट चल रहा है उस रेपो रेट से 1% ज्यादा आपको क्या मिल जाएगा, एमएसएफ मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आज क्या है, आज का जो रेपो रेट का स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है जो सामने दिखा है। आजकल की डेट में कितना परसेंट चल रहा है जो रेट है, कोई बता सकता है? रेपो रेट वो एमएसएफ का रेट क्या चल रहा है? अच्छा, मैंने अभी आपके माइक ऑफ किए हुए ना। हाँ बोलिए। ये जो 1% वाला क्लॉज है क्या आजकल भी काम कर रहा है? कोई नहीं बोल रहा। चलो इधर देख लो सामने, इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि एमएसएफ का जो रेट है क्या वो रेपो रेट से 1% डाउन है या कुछ कम ज्यादा है। ये है 4%, ये है 4 पॉइंट, यानी इतना फर्क है आजकल। रेप सॉरी 2 का हाँ 0.25%, और अभी आप उसमें बुक में पढ़ रहे थे 1%, तो वो 2012 में था ऐसा। अभी जो है एमएसएफ फैसिलिटी यानी ओवरनाइट अगर आपको आरबीआई से मनी लेना है तो वो आपको 4.2% टू 5% में दे देगा। और एक चीज और है कि ये एमएसएफ जो रेट है वही रेट आजकल बैंक रेट भी चलता है। तो एमएसएफ रेट है वही रेट आपका आजकल बैंक रेट में भी चलता है, ठीक है, क्लियर हो गया? जी। इसमें एक आध चीज और बता देते हैं आपको कि पहले जो था आपका रेट जो है ये रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में भी 1% का गैप रहता था, उसके बाद 0.5 का गैप आया, और आज की डेट में आप गैप देख लीजिए कितना है, 0.65% का। तो ये वेरी करते जाते हैं कई बार, ठीक है। विजय कुमार राउत, आपका माइक खुला हुआ है या तो आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं? नहीं सर, ट्रेवलिंग तो नहीं कर रहा, बैठा हूँ। तो आपका वो जो आपका वो शर्ट वगैरह से माइक कहीं रगड़ रहा है, सॉरी। या मुंह से थोड़ा नीचे कर लीजिए माइक को। हाँ अभी ठीक आवाज नहीं है, ठीक। हाँ तो ये क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा, कई बार क्वेश्चन आता है
कि पॉलिसी रेट्स कौन से हैं। तो पॉलिसी रेट केवल ये 4 हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ और बैंक रेट। और जो ये है सीआरआर एसएलआर, ये रेशियोज हैं। आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका ये आंसर, ये सीआरआर एसएलआर पॉलिसी रेट नहीं है, ये रिजर्व रेशियोज है। और पॉलिसी रेट आपके ये 4 है। ये क्वेश्चन एक आध बार कभी पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। मिनिमम रिक्वेस्ट साइज, रिक्वेस्ट विल बी रिसीव मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ एंड मल्टीपल, 1 करोड़ और से एमएसएफ की बात कर रहे हैं। अब बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट अभी हमने देखा कि बैंक रेट और एमएसएफ दोनों इक्वल रेट पे चल रहे हैं, और लेकिन ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। देखो आपका रेपो एमएसएफ होता है 1 डे के लिए, 1 डे के लिए, ठीक है। और ये होता है अप टू 14 डेज के लिए, और ये होता है 14 से ज्यादा 1 ईयर के लिए। कौन सा? बैंक रेट, ठीक। थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट आया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या है? इसमें क्या है? फॉर इश्यूइंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज ओवर एंड अबव द नॉर्मल मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग एक्सेसिव। तो कई बार क्या होता है, मुझे आप लोग आंसर दीजिए, अगर आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू कर रहा है तो वो लिक्विडिटी दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है सर। ले रहा है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि जी। अगर पैसा होगा बैंकों के पास तो बैंक पब्लिक में ना देके क्या खरीद लेंगे? ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। प्राइमरी डीलर्स के रूप में। तो जब वो ट्रेजरी बिल्स ले लेंगे तो पैसा किसके पास ब्लॉक हो जाएगा? आरबीआई के पास रह जाएगा। आरबीआई के पास। तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कभी कभी ऐसा भी करता है, ठीक। द आरबीआई मेंटेन a separate MSS cash balance of the government which is not a part of the consolidated fund of India। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये वो फंड है जिसको गवर्नमेंट आरबीआई से लेती रहती है। जैसे अभी लिया था, पीछे सुना था आपने न्यूज़पेपर्स में। बोलिए। आरबीआई ने कंसोलिडेटेड फंड का यूज किया था, वो गवर्नमेंट ने। अभी 1,75,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, किससे? किससे लिया? जी आरबीआई से लिया था सर। आरबीआई से लिया था। और जो ये एडवांस सेकंड टर्म का था। हाँ, और जो आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में आरबीआई पैसा उठाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आता, यानी उसको गवर्नमेंट को नहीं देगा वो, क्योंकि वो जिससे भी उसने पैसा लिया है वो कुछ दिनों बाद पैसा मांगने आ जाएगा, इसलिए उसको वहां इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो पैसा उठाती है आरबीआई से, वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड का पैसा उठा सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एक पॉइंट और आया है, जब लास्ट क्लास हमारी हुई थी तो उसमें इसकी चर्चा हुई थी, क्या? वेज एंड मींस एडवांसेस। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखो वेज और मींस एडवांसेस क्या होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट अगर आरबीआई के पास से पैसा लेना चाहती है, ठीक है, तो लेने में उसको उसकी जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, क्रंच को दूर करने के लिए वो आरबीआई के पास आती है। तो क्या है, कैसी फैसिलिटी मिलती है? ओवरड्राफ्ट मिलते हैं फॉर मैक्सिमम 14 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 36 डेज इन क्वार्टर। अब इसको समझिए कैसे मतलब है।
सपोज कीजिए आप 10 अक्टूबर को कोई मनी आरबीआई से लेते हैं, तो ये आपको मैक्सिमम मिलेगी 24 तक। आपको ये मनी इतने डेज बाद वापस करनी पड़ेगी आरबीआई, पहला पॉइंट। ठीक है, अब आपने 14 डेज के लिए ले ली, फिर आपने एक बार और ले ली 1 नवंबर को 10 डेज के लिए। ठीक है, अब आपको फिर पैसा चाहिए, तो आपने यहाँ पे 14 डेज के लिए ले लिया, यहाँ 10 डेज के लिए ले लिया, तो नेक्स्ट बार जब आरबीआई के पास लेने जाएंगे तो वो आपको केवल कितने दिन का मैक्सिमम दे सकता है? 12 डेज का इन ए क्वार्टर। लेकिन अगर आप 1 जनवरी को जाएंगे लेने 22 को, तो हो सकता है आपको 14 डेज के लिए फिर दे दे, 5 डेज के लिए दे दे, 2 डेज के लिए दे दे, 10 डेज के लिए दे दे, 3 डेज के लिए दे दे। तो इनको सबको ऐड करिए जरा, कितने डेज हुए? 34 हुए। अभी भी वो कुछ पैसा 2 डेज के लिए और ले सकता है, लेकिन विद इन क्वार्टर। तो यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितने डेज का है क्वार्टर में, और सिंगल टाइम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना है कॉन्जिक्यूटिव? 14 डेज। 14 डेज का। अब ड्यू टू कोरोना यहां पर भी इसमें चेंज आए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। गवर्नमेंट की हालत बहुत खराब हो गई थी ना। 45 डेज हो गए थे ना सर इसमें। हाँ, अब मैं थोड़ा सा एक बार वो कर लूं जरा कि और क्या क्या इसमें चीजें चाहिए, तो सब लोग आपके साथ जो है डिस्कस होगा। क्लास में डिस्कस करने से यही फायदा होता है। एग्जाम टाइम में तो हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, यहाँ पर हम किसी भी टॉपिक में अंदर जा सकते हैं और प्रॉपरली उसको स्टडी कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है ना, दिख रहा ना सबको? ये कब का सर्कुलर है देखिए जरा। आपके इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है ये। तो पूछता है सितंबर 2021 में, सितंबर 2021 में क्या पूछता है? WMA लिमिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेकेंड हाफ। तो ये जो अभी कमिंग हमारा चल रहा है इस क्वार्टर में, इस हाफ में, ने कहा कि फॉर द सेकेंड हाफ एक लिमिट फिक्स कर दी इसने। कितनी? 50,000 करोड़। द आरबीआई में ट्रिगर fresh flotation of market loan when the government of India utilizes 75% of the W। अगर वो 75% यूटिलाइज कर लेगी तो वो क्या कर सकता है कि मार्केट से और पैसा उठा सकता है गवर्नमेंट के लिए। द आरबीआई retains the flexibility to revise the limit at any time in consultation with the government taking into consideration the प्रिवेलिंग। तो कोई भी मतलब आरबीआई क्या कर सकता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके इसको कम ज्यादा कर सकता है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? जो WMA में आप पैसा लेते हैं उसका रेट रेपो रेट के बराबर होगा। लेकिन अगर आप ओडी लेंगे, अब ओडी में क्या फायदा है? WMA लेंगे तो 14 डेज के लिए लिया तो 14 डेज के बाद जमा करेंगे, लेकिन ओडी में लिया तो आज लिया कल को जमा कर दिया, फिर लिया फिर जमा कर दिया। तो अगर आप इस फैसिलिटी को लेना चाहते हैं तो रेपो +2 पे मिलेगा, और अगर आप इस फैसिलिटी को लेना चाहते तो रेपो पे मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10 दिन के लिए लिया है
तो आपकी वापसी 10 दिन बाद ही होगी, यानी 10 दिन का रेट देना ही पड़ेगा आपको। तो जिन स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट में लिक्विडिटी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, वो इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे, बताओगे? सर बी ऑप्शन। हाँ, क्योंकि आप कुछ दिनों का इंटरेस्ट बचा भी लेंगे। आप सपोज कीजिए आपने आज लिया, 3rd डे में जमा कर दिया, फिर 10th डे में लिया, 13 डे में जमा कर दिया, फिर 18th डे में लिया और 25 में जमा कर दिया, तो बीच का आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, भले ही ज्यादा लग रहा है इंटरेस्ट, लेकिन इतने डेज का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप कंटिन्यूस लेने वाले हैं तो आप इस फैसिलिटी में लीजिए। ठीक है, तो ये था 50,000 करोड़ का इन्होंने सेकेंड हाफ के लिए किया हुआ है। और अगर 75% यूज हो जाएगा तो गवर्नमेंट इस वाली लिमिट को फिर बढ़ा भी सकती है। ये पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए? बोलिए। एक छोटा सा पेज और है, इसको भी देखते हैं ना। ये सर्कुलर बेसिकली आपका 23 अप्रैल का है। देखो इसमें क्या कहा था, WA लिमिट को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ था। कितना है स्टेट और यूटीज के लिए, ये आपको दिखाई दे रहा ना, स्टेट और यूटी के लिए कितना है, 47010 है। और WA लिमिट फिर क्या करा उन्होंने, कोविड की वजह से इतना कर दिया 51,560। और ये लिमिट कब तक थी, 30 सितंबर तक। अभी जो उन्होंने करी है, कितनी करी है, 50,000 करी है। ठीक है, और स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी दे रखी है, ओवरड्राफ्ट दे रखा है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ दिया हुआ है, देखो उसने बोला हुआ है इंटरेस्ट रेट ऑन SDF। अब एक और फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, क्योंकि नए टाइप की चीज आई ना यहाँ पे। तो उसने बोला है इफ अवेल अगेंस्ट नेट एनुअल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन CSF एंड GRF, तो उस कंडीशन में रेपो रेट -2% का लगेगा। और अब यहाँ पे एक बात सुनिएगा, ये जो बोल रहा ना इसमें, टू बी लिंक्ड विद द पॉलिसी रेट ऑफ द RBI, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ऑल डेज ऑफ एडवांस रिमेन आउटस्टैंडिंग। अगर आप सिक्योरिटी दे के पैसा लेते हैं उनसे, अगर आप सिक्योरिटी दे के पैसा ले रहे हैं, तो उसमें रेपो से -2 और -1 रखा हुआ है, यानी ये सिक्योरिटी उनके पास ज्यादा अच्छी है। और जो एक सिक्योरिटी उसने बोला हुआ है, उस सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए उसने कहा 1% की छूट दे रहे हैं उसमें। और WMA का भी देख लीजिए। अभी हमने जो पुराना सर्कुलर देखा था, उसमें WMA और OD पढ़ा था। क्या पढ़ा था, WMA में रेपो रेट पढ़ा था और OD में पढ़ा था रेपो +2। लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एडवांस से ज्यादा रखते हैं, तो आपको रेपो से +1 देना पड़ेगा। और अगर आपका WMA की जो लिमिट बनाई है उससे ज्यादा कर देते हैं, इफ एक्सीड 100% ऑफ द, तो आपको 5% तक का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है इश्यू ऑफ करेंसी की। देखो इश्यू ऑफ करेंसी बहुत कॉमन सा है,
सबसे पहली बात है मैक्सिमम ₹10,000 तक कर सकता है, ठीक है। और 50 पैसा और ऊपर के कॉइन, और रुपीज में यहाँ पे 5, 10, 2 से लेके 1000 तक अभी चल रहे हैं। इसमें एक टू भी है ना, जरा बुक में देख के बताइए जरा। इसमें 2 नहीं लिखा हुआ है? सर 1000 भी तो नहीं है अभी सरप्लस में। नहीं लिखा 2? नहीं मेरे पास तब। ये पता नहीं 2 क्यों नहीं लिखा हुआ है। नोट्स इन सर्कुलेशन आर इन 2 का नोट भी तो सर्कुलेशन में चल रहा है। लेकिन 1000 का नहीं चल रहा है लिखा है। अच्छा, आप समझ गया। ये करेक्शन नहीं हुआ ये बुक में ना। इसकी जगह हमारा जो है 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। ठीक है, ये तो चलो कोई। अच्छा, कॉइन की बात करें तो कॉइन जो होता है, देखो ₹1 का जो कॉइन है, कैन बी यूज टू पे सेटल फॉर एनी सम वेयर द पैसे 50 कॉइन्स कैन बी यूज टू पे सेटल एनी सम नॉट एक्सीडिंग ₹10। इस लाइन का मतलब देखिए जरा। यहाँ ये बताना चाह रहा है कि ₹10 तक का सेटलमेंट, 50 पैसे वाले कॉइन का ₹10 तक का सेटलमेंट आप ₹1 कॉइन से कर सकते हैं। मतलब प्रिंट करने की बात है। जो कॉइन मोल्ड होके निकलते हैं ना, तो वो ने कहा कि 50 पैसे वाले कॉइन की जगह आप कितने 50 पैसे तक का ₹1 वाला कॉइन इशू कर सकते हैं, लेकिन 10 से बड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, 10 से बड़ा कॉइन देखा किसी ने? 20 तो अभी आ रहा है सर। आ रहा है? मेरे पास भी है। फेसबुक में तो नहीं देखा? नहीं मेरे पास है, मैं यूज भी कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं वो 20 वाला देखो, ऐसा होता है कि आरबीआई कुछ उसको बोलते हैं, कुछ सेरेमोनियल प्रिंटिंग बोलते हैं या क्या बोलते हैं, कुछ एक वर्ड होता है, सी से वर्ड होता है उसका, सेंटेनियल ना एक वर्ड होता है। तो उसमें तो 150 का भी जारी किया उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के उसमें ना। तो 20 वाला मार्केट में नहीं है। मार्केट में है सर, अभी यूज भी कर रहे हैं हम। है? हाँ सर। अच्छा, तो इसका मतलब तो फिर 100 ये लेके वाली आया था, लाइन सबको बांटा है। मैं तो 100 मतलब 2000 का लेके आया था, मतलब 100 ले आया था, सबको गिफ्ट में दिया, नया देखे सारे। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो ₹10 की जगह वो 20 का भी इशू करने लग गया आरबीआई जी। जो ₹10 लिखा ना, सम नॉट एक्सीडिंग ₹10, जी उसके लिए 20 का भी यूज। और जो कुछ ऐसे करेंसीज हैं जैसे 150 का है रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, तो वो मार्केट में वैसे यूज नहीं होते, वो एक मेमोरेबल करेंसी कॉइन्स की तरह यूज होता है वो। ठीक। जी। बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट, तो बैंकर भी है और उनका जो डेट का मैनेजमेंट पूरा करता है। तो यहां पर देखिए द रोल एज अ बैंकर और डेट मैनेजमेंट क्या करता है, अंडरटेकिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट रिसीट एंड पेमेंट एंड मेंटेनिंग देयर अकाउंट। तो ये बैंकिंग है पूरा, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंकिंग के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना। मैनेजिंग गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेट, यानी गवर्नमेंट को जो अंदर अंदर पैसा चाहिए डोमेस्टिक रूप से, वो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट इन ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। अब पब्लिक डेट से मतलब क्या होता है? पब्लिक डेट से मतलब होता है जो करेंसी पब्लिक से आप बोरो करता है आरबीआई, पब्लिक से जो बोरो करता है उसको पब्लिक डेट बोलते हैं। आपको पता है जो पीपीएफ है वो पब्लिक डेट में आता है।
मालूम है ये बात? प्रोविडेंट फंड जो, हाँ, जो पीपीएफ अकाउंट नहीं खोलते हैं, प्रोविडेंट फंड नहीं, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हाँ जो स्मॉल सेविंग्स में आता है ना, जी, एनएससी है, वो भी पब्लिक डेट है, यानी पब्लिक से कर्जा ले रखा है गवर्नमेंट ने, और इसका अरेंजमेंट सारा आरबीआई के थ्रू होता है। ठीक सर सुकन्या समृद्धि भी उसी में आएगा क्या? है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है पब्लिक, हेलो, आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा। जो सुकन्या समृद्धि उसका जो अकाउंट नहीं हुआ है, अच्छा, उसमें सुकन्या, हाँ हाँ, ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम लाती है ना डिपॉजिट वाली, ये बेसिकली वो गवर्नमेंट पब्लिक को डिपॉजिट नहीं वो करा रही है, वो गवर्नमेंट को अपना मनी चाहिए, तो उसके लिए वो स्कीम्स निकाल के लाती है। थोड़ा गवर्नमेंट का पब्लिक का वेलफेयर भी करती है, लेकिन वो पैसे का यूज कौन कर रहा है? इमीडिएट यूज गवर्नमेंट कर रही है, उसका पेमेंट 10 साल बाद देगी, तो सब ये पब्लिक डेट है। ठीक है। डेवलपिंग द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट अवेलेबल करा जिससे उनकी सिक्योरिटी तुरंत सेल हो जाए। इनेबल टू गवर्नमेंट टू रेज डेट एट ए रीजनेबल कॉस्ट, प्रोवाइड बेंचमार्क फॉर रेजिंग द रिसोर्सेज बाय अदर एंटिटीज एंड फैसिलिटेट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन। तो ये सारा जो मनी अवेलेबल कराने का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी यही करता है आरबीआई। ठीक है। At the end of each day, the electronic system automatically consolidates all the government transaction to determine the net financial position. और गवर्नमेंट ने कितना उधार ले रखा है, कितना गवर्नमेंट को आना है, उसका नेट फाइनेंशियल पोजीशन डेली पता लगता है गवर्नमेंट को। इफ द बैलेंस इन द गवर्नमेंट अकाउंट शोज ए नेगेटिव पोजीशन, आरबीआई एक्सटेंड ए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस कॉल्ड इन वेज एंड मींस एडवांसेस, द लिमिट और अमाउंट विच इज सेट एट द बिगिनिंग ऑफ द। तो ये पहले ही फाइनेंशियल ईयर में, तो अभी जैसे हमने एक सर्कुलर दिखाया अभी आपको, तो पहला सर्कुलर कब, कौन सी डेट का देखा हमने? सर अब सितंबर का था ना? नहीं, वो डेट के हिसाब से पहला, मैं दिखा रहा हूँ दोबारा। अप्रैल। हाँ, पहला सर्कुलर जो था ये देखिए, नहीं ये दूसरा वाला, ये सेकंड हाफ वाला है। तो पहला वाला सर्कुलर है ये वाला, तो पहला सर्कुलर जो आएगा फर्स्ट हाफ के लिए वो 23 अप्रैल को आया, और जो सितंबर में आया है वो दूसरे हाफ के लिए आया, तो वो पूरे साल का ही चलता है। ठीक है। अब है यहाँ पे बैंकर टू बैंक्स, तो ये नॉर्मल बात है कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट रह गया थोड़ा, तो यहां बोला इसने इफ द बैलेंस इन द गवर्नमेंट अकाउंट शोज ए नेगेटिव बैलेंस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इस समय नेगेटिव आ रहा है, तो आरबीआई तुरंत अपनी जो WAMA की लिमिट है वो रिलीज कर देता है उनके लिए, वहां से उनका पूरा करता है पैसा। ठीक है। बैंकर टू बैंक, तो अब जितने बैंक हैं उनके लिए क्या क्या काम करता है, तो उसमें बोला उसने इनेबलिंग स्मूथ स्विफ्ट एंड सीमलेस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंटरबैंक ऑब्लिगेशन, एक बैंक ने दूसरे का कितना देना है, वो टाइम से देगा नहीं देगा, तो ये सब इंश्योर करता है। प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट मींस ऑफ फंड्स ट्रांसफर फॉर बैंक, इनेबलिंग बैंक टू मेंटेन देयर अकाउंट विद इट फॉर पर्पज ऑफ स्टेटेड रिजर्व रिक्वायरमेंट, एक्टिंग एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि बैंकों को जब भी जरूरत पड़ती है तो आखिरी मदद जो मिलती है उसे आरबीआई से मिलती है। ठीक है। कैसे? आरबीआई प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक विच आर अनेबल टू रेज सॉर्ट दिस लिक्विड रिसोर्सेज फ्रॉम द इंटरबैंक मार्केट लाइक अदर सेंट्रल बैंक्स, द आरबीआई considered as the critical function because it protects the interest of depositor which in turn has stabilizing impact on the, तो basically depositor का interest को केयर करना और उसी से फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंटिन्यू
होती है, और आरबीआई जो है प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी, कि कोई भी पब्लिक में ये मैसेज नहीं आए कि इस बैंक ने पैसा नहीं दे पाया। अगर जरूरत होती है तो आरबीआई से लेके अपना काम चला लेता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ साथ कल का मतलब जो संडे को क्लास होगी, उस क्लास में हम इसका जो 4th वाली यूनिट का भी कुछ पार्ट रह गया था उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी से बहुत जबरदस्त रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस जरूर अटेंड करिए, फर्क पड़ता है। अगर कुछ कमी पिछले बार रह गई थी एग्जाम में, तो वो कमी दूर होने के लिए थोड़ा सा टाइम आप दीजिए और क्लासेस अटेंड करिए। ठीक है, अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।